लापता लोगों की सच्ची कहानियाँ मिसिंग 411 में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप राजौल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हर खोया हुआ शख्स आप तक पहुंच पाए। ब्रेंडा जीन डॉड, तारीख 6 जुलाई 1958, जगह ईगल पॉन्ड, न्यूयॉर्क, उम्र 5 साल। ईगल पॉन्ड न्यूयॉर्क के सुदूर उत्तरी इलाके में है। ये इलाका स्टेट फॉरेस्ट में आता है और यहाँ कई सारी छोटी छोटी नदियाँ, नाले और झीलें हैं। ईगल पॉन्ड करीब 1500 फीट लंबा और 750 फीट चौड़ा है। मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट डॉड अपनी बेटी ब्रेंडा को लेकर छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे। 6 जुलाई को किसी समय ब्रेंडा गायब हो गई और उसके पेरेंट्स ने लोकल पुलिस को उसकी जानकारी दी। जिस दिन ब्रेंडा गायब हुई थी उसके अगले दिन उस इलाके में एक भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से खोजकर्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खोजी कुत्ते, 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स और 2 आर्मी नेशनल गार्ड यूनिट्स अगले 2 दिनों तक लड़की को ढूंढते रहे। खोजबीन के 52वें घंटे में ब्रेंडा के कैंप से 2 मील दूर एक दलदली इलाके में डूबे पेड़ों के पास खोजकर्ताओं को कुछ नज़र आया। कुछ आदमी वहां गए तो उन्हें ब्रेंडा वहां मिल गई। लड़की का शूज़, शर्ट्स, सॉक्स, पैंट्स सब गायब थे और वो बस अंडर पैंट्स में ही थी, लेकिन उसकी हालत सही लग रही थी। खोजकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतने समय तक ब्रेंडा ने कैसे सरवाइव किया था, आखिर उसने क्या खाया और क्या पिया था। ब्रेंडा ज़्यादातर सवालों को सुनकर खामोशी रह रही थी, लेकिन उसने कुछ देखने का दावा किया। 11 जुलाई 1958 के एक अखबार के मुताबिक ब्रेंडा ने जंगल में 3 भालुओं को देखा था, जिनमें से 2 सोए हुए थे जबकि एक जगा हुआ था। मैं जंगलों में सैकड़ों मील चल चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सोते हुए भालू को नहीं देखा है। तो आखिर ब्रेंडा ने उन जंगलों में किसे देखा था, उसके कपड़ों का क्या हुआ और आखिर इतनी छोटी बच्ची उन जंगलों में क्या खाकर जिंदा रही थी। डगलस चैपमैन, तारीख 2 जून 1971, जगह अल्फ्रेड, मेन, उम्र 3 साल। 2 जून 1971 सुबह 10 बजे जब कैरोल चैपमैन ने अपने बेटे डगलस चैपमैन को देखा तो वो फ्रंट यार्ड में रेत से खेल रहा था। कैरोल इस बात से अनजान थी कि वो आखिरी बार उसे देख रही थी। कैरोल चैपमैन ने जब 10:30 बजे दोबारा से बाहर देखा तो डगलस वहाँ से गायब था। वो बाहर गई और यार्ड में जाकर उसका नाम पुकारने लगी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो जल्दी से पूरी प्रॉपर्टी का चक्कर लगा कर आई, लेकिन उन्हें डगलस कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कैरोल अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। डगलस की खोजबीन में एक समय पर 1000 से ज़्यादा ऑफिसर्स, गेम वार्डन, वॉलंटियर्स और परिवार के लोग दलदलों, जंगलों और फार्म्स पर उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन खोजियों को उसके कोई निशान नहीं मिले। पुलिस ने खोजी कुत्तों को लाया और कुत्तों ने उसकी गंध भी ली और वो एक खेत से होते हुए एक सेब के बाग के पास एक फार्म हाउस के ड्राइववे पर गए। उस इलाके में रह रहे लोगों का इंटरव्यू लिया गया, लेकिन पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। इस केस को लॉ इन्फोर्समेंट ने 1993 में दोबारा ओपन किया था, लेकिन तब भी कोई नया सुराग हाथ नहीं आया। ये मेन/न्यू हैम्पशायर के इलाके के उन 3 केसेस में से है जहां बच्चे गायब तो हुए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। डगलस लेक, तारीख 10 जुलाई 1971, जगह न्यूकॉम, न्यूयॉर्क, उम्र 8 साल।
डगलस लेक की गुमशुदगी का केस इस बात की मिसाल है कि अमीर परिवारों में भी खौफनाक घटनाएं होती है। उसका परिवार अपने एक बैंकर रिश्तेदार की 13,000 एकड़ में फैली प्रॉपर्टी पर छुट्टियां मनाने आया था। ये इलाका न्यूकॉम झील के पास काफ़ी सुदूर और घना इलाका है। यहाँ पर एक बड़ा सा कई कमरों वाला लॉज था जिसमें प्रॉपर्टी का मालिक और उसके मेहमान रहा करते थे। ये जगह सिर्फ परिवार के लोगों के लिए ही थी। यहाँ आम जनता का आना मना था। विलियम लेग ने पुलिस और प्रेस को बताया था कि डगलस अपने अंकल मायरॉन मेलविन जूनियर के साथ हाइकिंग पर जाने वाला था। तब उसने टी शर्ट, शॉर्ट्स, टेनिस शू पहने हुए थे, जिसे देखकर मायरॉन ने कहा कि अगर वो इन कपड़ों में हाइकिंग करेगा तो जहरीले पौधे उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और उसे कहा कि वो लॉज में जाकर उन्हें बदल ले। डगलस वापस पगडंडी से जा रहा था कि तभी उसे नीचे झील के किनारे खेल रहे बच्चों ने आवाज़ लगाई और उसे वहां आने के लिए कहा। उनसे मिलने के लिए डगलस ने एक शॉर्टकट वाला रास्ता लिया और वो आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा था। डगलस के परिवार ने उसकी तलाश में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। वॉशिंगटन स्टेट से स्पेशल ट्रेंड खोजी कुत्तों को लाया गया था। इसके अलावा कैलिफोर्निया से एक 20 लोगों का खोजी दस्ता भी था। ये खोजबीन पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से की गई थी, जिससे ज़मीन का 1 इंच भी ऐसा ना हो जहां उसे खोजा ना जाए। खोजी कुत्तों ने डगलस की गंध ली थी। हालांकि कई सारे खोजियों को कुत्तों पर भरोसा नहीं था। कुत्ते गंध का पीछा करते हुए नॉर्थ में एडिरोंडेक माउंटेन्स की चोटियों की तरफ गए। ये चोटियाँ 5,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ सैकड़ों छोटी छोटी झीलें और नाले हैं। कुत्ते उन रास्तों से होते हुए गए थे जहाँ छोटे बच्चे का किसी तरह से खुद से जा पाना मुमकिन ही नहीं था। उस इलाके में काफ़ी समय खोजबीन करने के बाद भी उन्हें लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। खोजबीन के 14वें दिन मैसाचुसेट्स से एक खोजी दस्ता आया, जिससे खोजकर्ताओं के मोराल को बढ़ाने में मदद मिली। ये टीम एक नेशनल गार्ड्समैन की हाईली ट्रेंड टीम थी और इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि आखिर किसने उन्हें यहाँ पर बुलाया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डगलस का परिवार काफ़ी संपन्न था, तो मुमकिन है कि उनके गवर्नमेंट्स में कोई दोस्त रहे हो जिन्होंने इस टीम को वहाँ पर जाने के ऑर्डर दिए हो। मिलिट्री को जहाँ से भी सपोर्ट मिला वो इस सर्च एंड रेस्क्यू टीम में उसकी मदद लेते गए। प्लेट्सबर्ग एयरफोर्स बेस ने इस खोजबीन में ऐसे एयरप्लेन्स लगाए थे जिनमें इंफ्रारेड इक्विपमेंट थे, जिनकी मदद से ज़मीन पर गर्मी के निशान देखे जा सकते हैं। साथ ही ग्राउंड से नज़दीक कई सारे हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे थे। डगलस को ढूंढने के लिए हर कोई जितना हो सके मदद कर रहा था। एक लोकल आदमी ने 38 दिनों तक खोजबीन की। बावजूद इसके उसके हाथ सिर्फ कुछ पैरों के निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं आया। आखिरकार लोग अपने काम पर और अपने परिवारों में चले गए। इस घटना के बारे में सालों तक आर्टिकल्स छपते रहे और अखबारों ने इसे एडिरोंडेक की पहाड़ियों की सबसे अनसुलझी पहेली माना। केस समरी। डगलस की गंध का पीछा कर रहे कुत्तों ने पहाड़ों की चोटियों की तरफ डगलस के होने का इशारा किया था, लेकिन इन चोटियों में किसी छोटे बच्चे का जाना नामुमकिन है। इस खोजबीन में कई सारे कुत्ते शामिल थे, तो क्या ऐसे मुमकिन है कि कुत्ते गंध को लेकर कंफ्यूज हो गए हो और वो डगलस की बजाय किसी और की गंध ले रहे थे? साथ ही हाईली ट्रेंड खोजियों को आखिर किसने वहाँ बुलाया था और आखिर क्यों वो लोग भी उसे ढूंढ नहीं पाए? ये केस मुझे डेनिस मार्टिन के केस की याद दिलाता है। कर्ट रोनाल्ड न्यूटन, तारीख 31 अगस्त 1975, जगह चेन ऑफ पॉन्ड्स, मेन, उम्र 4 साल। वो 1975 का लेबर डे वीकेंड था। जिल और रोनाल्ड न्यूटन अपनी 6 साल की बेटी और 4 साल के बेटे कर्ट को लेकर नेटानिस पॉइंट कैंप ग्राउंड पर आए थे, जो चेन ऑफ पॉन्ड्स, मेन में है। वो लोग अपने घर मैनचेस्टर से यहाँ आए थे। ये कैंप ग्राउंड वेस्टर्न साइड में बिल्कुल छोर पर है, जहाँ 2 बड़े पॉन्ड्स है। साथ ही यहाँ से महज 1 मील की दूरी पर कनाडा का बॉर्डर भी है। इस इलाके में ज़्यादा कुछ नहीं है, मीलों तक यहाँ कोई बड़ा शहर भी नहीं है। इस कैंप ग्राउंड के आसपास का पूरा इलाका घने पेड़ों से घिरा हुआ है।
31 अगस्त संडे को सुबह कर्ट अपनी ट्राईसाइकिल कैंप के पास चला रहा था, तभी वो वहाँ से गायब हो गया। एक अखबार के मुताबिक कैंप साइट के पास से जाने वाले एक रोड पर एक महिला ने उसे देखा था और उसने उससे पूछा था कि क्या उसके पेरेंट्स जानते हैं कि वो यहाँ पर है, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वो महिला वहाँ से आगे बढ़ गई। यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे यहाँ देखा था। कर्ट की ट्राईसाइकिल पास ही के एक डर्ट रोड पर पाई गई। पार्क रेंजर्स और स्टेट पुलिस ने कर्ट न्यूटन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। एग्लिन एयरफोर्स बेस जो फ्लोरिडा में है, वहाँ से एक प्लेन भी भेजा गया जिसमें सेंसर लगा था जो किसी भी जीवित प्राणी को अंधेरे में भी देख सकता था। 200 वॉलंटियर्स और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने 6 दिनों तक लगातार लड़के की खोजबीन की, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। जिस दिन कर्ट गायब हुआ था उसी रात वहाँ तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ज़मीन से सारे निशान और उसकी गंध भी मिट गई थी। ट्यूसडे को भी वहाँ भारी बारिश हुई थी, जिससे खोजबीन में काफ़ी असर पड़ा था। उस एरिया के एक लकड़ी के कारखाने ने एक दिन काम बंद करके वर्कर्स को खोजबीन पर लगाया था। इस खोजबीन में एक समय पर करीब 1000 लोग सहयोग कर रहे थे। खोजियों ने कैंप साइट से 8 मील के अहाते में खोजबीन को फोकस किया था। 8 सितंबर तक भी खोजकर्ताओं को कर्ट का कोई सुराग नहीं मिला। मई 1976 में एक बार फिर कर्ट की खोजबीन की गई। कई सारे खोजकर्ताओं ने कई बार उसी इलाके को खोजा जहां वो पहले भी खोजबीन कर चुके थे। साथ ही नए इलाके में भी खोजबीन की गई। इन सब के बावजूद भी लड़का कहीं नहीं मिला। 12 मई 1976 में इस खोजबीन के मुखिया ड्वेन लेविस ने कहा, हमें यकीन है कर्ट न्यूटन यहाँ नहीं है। केस समरी। मैं इंस्पेक्टर लेविस के बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि कर्ट उस 8 मील के अहाते से काफ़ी दूर है। अगर कर्ट का अपहरण किया गया था तो वो उस जगह से मीलों दूर होता। अगर कर्ट बस गुम होकर खो गया होता तो उसे मिल जाना चाहिए था। 1976 की खोजबीन में कुत्तों को भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। कम से कम नोट्स देखकर तो यही लगता है। नेटनिस पॉइंट का कैंप ग्राउंड किडनैपर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ वीरान डर्ट रोड पर किसी अकेले बच्चे का होना मुफ्त हाथ आए शिकार की तरह था। सितंबर में यहाँ ज़्यादातर लोग कैंपिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे में शायद ही कोई देखने वाला मिले। यहाँ से बाहर जाने के लिए एक ही हाईवे है जो नॉर्थ में एक कैनेडियन बॉर्डर की तरफ जाता है, जहाँ पर चेक पॉइंट भी है, और साउथ में आसानी से रोड ब्लॉक लगाकर किसी किडनैपर को पकड़ा जा सकता था। ऐसे में जंगल में ढूंढना ही एक लौता ऑप्शन था जिसे खोजियों ने चुना। एंड्रयू वारबर्टन, तारीख 1 जुलाई 1986, जगह हैलिफैक्स, नोवा स्कॉटिया, उम्र 9 साल। ये कनाडा का केस है, लेकिन ये मेन राज्य से काफ़ी करीब है, इसलिए इसे यहाँ लिया गया है। कनाडाई लोग भी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ ऐसे ही मनाते हैं जैसे अमरीकी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर मनाते हैं। कनाडा में अमेरिका के मुकाबले गर्मियों का समय थोड़ा छोटा होता है, इसलिए वो लोग इसका पूरा आनंद लेते हैं। टॉम और डोरिन वारबर्टन अपने 9 साल के बेटे एंड्रयू को लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बीवर बैंड में गए थे, जो हैलिफैक्स शहर के बाहर नोवा स्कॉटिया राज्य में है। ये लोकेशन मेन राज्य के बॉर्डर से करीब 75 मील की दूरी पर है। जहाँ ये परिवार ठहरा हुआ था वो घर एक झील टकर लेक के पास था। इस इलाके में कई सारी छोटी छोटी झीलें चारों ओर फैली हुई है। 1986 में ये इलाका आज के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ इक्का दुक्का घर दूर दूर बने हुए थे। वारबर्टन्स अभी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी बच्चों ने कहा कि वो झील में तैरने जा रहे हैं। उन्हें देखकर एंड्रयू ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो भी उनके साथ जा सकता है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे इजाज़त दे दी। बच्चों का ग्रोह दौड़ता हुआ आगे निकल गया था, लेकिन यहाँ से झील का रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए उनके पीछे एंड्रयू भी निकल गया। कुछ देर तैरने के बाद जब लड़कों को ठंड लगने लगी तो वो वापस घर की तरफ मुड़ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि एंड्रयू तो उन्हें मिला ही नहीं है।
पेरेंट्स को इस बात के बारे में बताया गया और तुरंत ही उसकी तलाश शुरू की गई। 1 घंटे में यहाँ पुलिस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी आ गए थे और टकर लेक के आसपास के इलाके में खोजबीन करने लगे थे। वो उसका नाम लेकर दलदली इलाके में ढूंढ रहे थे। 24 घंटे में यहाँ 1000 लोग जमा हो गए थे। इतनी भीड़ हो गई थी कि वो लोग एक दूसरे से टकराने लगे थे। 5 जुलाई 1986 के अखबार में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का एक अजीब बयान छपा। उसने कहा, वो डर रहा है, बिल्कुल किसी छोटे जानवर की तरह। वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा था कि 2 खोजियों के मुताबिक उन्हें वो लड़का दिखाई दिया था, लेकिन वो कुछ इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि वो उस तक पहुँच ही नहीं पाए और वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया। याद रखिए, छोटे से इलाके में 1000 से ज़्यादा लोग, कुत्ते और हेलीकॉप्टर यहाँ खोजबीन कर रहे थे। क्या फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि कोई बच्चा इन कुत्तों से भी तेज़ दौड़ रहा था? इस इलाके में बुधवार को बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ तापमान काफ़ी गिर गया था। ऐसे लगता है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लड़के को ढूंढते हुए थक गए थे, इसलिए उन्होंने मिलिट्री से मदद मांगी। संडे को कैनेडियन आर्मी फोर्सेस को यहाँ लाया गया, जिन्होंने दलदली इलाके में सिस्टमेटिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 7 जुलाई ट्यूसडे के दिन एक मिलिट्री के जवान को एक टेनिस शूज़ टकर लेक के पास मिले। इस शूज़ को पेरेंट्स को दिखाया गया और उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये एंड्रयू के ही थे। इसके बाद खोज के दायरे को 200 यार्ड्स और बढ़ाया गया। फिर शाम 5:30 पर उन्हें एंड्रयू की बॉडी मिली। 8 जुलाई के अखबार के मुताबिक लड़के की लाश एक घने दलदली इलाके में घर से करीब 3 किलोमीटर दूर मिली थी। एंड्रयू मर गया था और उसकी बॉडी को नोवा स्कॉटिया मेडिकल सेंटर में ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा फ्राइडे और संडे के बीच किसी वक्त में मरा था। इसका मतलब ये है कि एंड्रयू 3 दिनों तक जिंदा था, वो भी ऐसे समय पर जबकि उसे ढूंढने वहाँ एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची केसेस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देते रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।